तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं और वो टॉपिक है 16 महाजनपद। ये डीप डाइव मेरे लिए एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर है। मतलब मैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी और यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रही हूँ और मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहती हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी फैक्ट मिस ना हो। एकदम सही। और इसीलिए हमारा नियम ये रहेगा कि हम एक एक करके 15 स्लाइड्स देखेंगे और केवल जो सोर्स में फैक्ट्स दिए गए हैं बस उन्हीं के आधार पर हर एक डिटेल को एग्जाम के नजरिए से डिकोड करेंगे। कोई बाहर की एक्स्ट्रा जानकारी नहीं जोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में एक सुनहरा प्राचीन ग्रंथ दिखाया गया है जिसके चारों तरफ जानकारी के बॉक्स हैं और नीचे एक एमसीक्यू डॉग बना हुआ है। हाँ, वो सुनहरा ग्रंथ साफ दिख रहा है। तो देखो, इस स्लाइड के फैक्ट्स बताते हैं कि लोहे के उपयोग से कृषि और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया। इससे जो पहले छोटे जन हुआ करते थे वो अब विशाल महाजनपद बन गए। अच्छा। और इनका उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। अगर प्रामाणिक जानकारी की बात करें तो वो हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। मेरा एक डाउट है स्लाइड से, क्या इन दोनों ग्रंथों में, मेरा मतलब है बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का स्पष्ट उल्लेख है? हाँ बिल्कुल, स्लाइड के अनुसार दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र है। समझ गई। और नीचे एमसीक्यू डॉक में अंगुत्तर निकाय वाला सवाल है। ये तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही पकड़ा। ये बौद्ध ग्रंथ वाला सवाल सीधा परीक्षा में आता है। तो अगर समराइज करें, 6th सेंचुरी बीसी और अंगुत्तर निकाय इस टॉपिक का एकदम बेस है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। इस स्लाइड में देखो, एक लाल कुशन वाला बहुत ही शानदार राज सिंहासन दिख रहा है। हाँ, एकदम रॉयल फील दे रहा है। बिल्कुल। तो ये स्लाइड मगध महाजनपद के बारे में है। फैक्ट्स कहते हैं कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी जो 4 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। 4 पहाड़ियों से घिरी हुई। हाँ, और बाद की राजधानी बनी पाटलिपुत्र जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित थी। एक और खास बात, शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया है और इसका प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। एक डाउट है मुझे, मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी और इसकी खासियत ये थी कि ये 4 पहाड़ियों से घिरी हुई थी जो इसे सुरक्षित बनाती थी। समझ गई। और एमसीक्यू डॉक में एक सवाल है कि शतपथ ब्राह्मण में कीकट किसे कहा गया है? ये एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल लग रहा है। हाँ, ये कीकट नाम एग्जामिनर का फेवरेट होता है। तो मगध सबसे शक्तिशाली था और इसकी दोनों राजधानियों के फैक्ट्स बहुत अहम हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड के बीच में देखो, बहुत ही सुंदर सुनहरा कमल का फूल रखा हुआ है। हाँ, गोल्डन लोटस। ये किस राज्य का प्रतीक है? ये अंग और वज्जी महाजनपद की स्लाइड है। अंग की राजधानी चंपा थी जो सबसे पूर्वी महाजनपद था, मतलब वर्तमान का भागलपुर और मुंगेर इलाका। अच्छा, सबसे पूर्वी। और दूसरी तरफ वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था। स्लाइड के अनुसार वज्जी का लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक माना जाता है। डाउट है एक, विश्व का पहला गणतंत्र होने का श्रेय आखिर किसे दिया गया है? स्लाइड के फैक्ट्स के अनुसार वज्जी के लिच्छवी गणराज्य को ही विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। एमसीक्यू में लिच्छवी और वज्जी वाला सवाल हाईलाइटेड है। ये पक्का एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। एकदम सही। लिच्छवी का गणतंत्र और अंग की राजधानी चंपा, ये दोनों फैक्ट्स अच्छे से याद रखने हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक मार्बल के स्टैंड पर 2 क्रॉस की हुई गदाएं दिखाई गई हैं। गदाएं? मतलब ये किसी योद्धा राज्य की बात है? हाँ, ये मल्ल महाजनपद की बात हो रही है। मल्ल भी एक गणराज्य था। इसकी 2 राजधानियां थीं, पश्चिमी मल्ल की राजधानी पावा और पूर्वी मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अच्छा, 2 राजधानियां? बिल्कुल। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट यह है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन यहीं किया था और यहीं उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मेरा डाउट इसी पॉइंट पर है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? उन्हें यह पूर्वी मल्ल की राजधानी कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ठीक है। और एमसीक्यू से ये महापरिनिर्वाण वाला सवाल साफ दिख रहा है। ये तो हर स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम सही। मल्ल की दोनों राजधानियां और बुद्ध के महापरिनिर्वाण का ये फैक्ट बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस स्लाइड में एक लकड़ी का धनुष और एक कांसे की घंटी दिखाई दे रही है। हाँ, धनुष और घंटी।
ये काशी और कोसल महाजनपद की स्लाइड है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। एक खास फैक्ट यह है कि 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। ओहो, ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। और कोसल की राजधानियां श्रावस्ती और अयोध्या थी। यहाँ के प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित थे, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। एक डाउट है, प्रसेनजित किस महाजनपद के शासक थे और वे किसके समकालीन थे? वे कोसल महाजनपद के शासक थे और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। क्लियर है। एमसीक्यू में ये जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़े काशी वाले सवाल पर बहुत जोर दिया गया है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ, ये धार्मिक और ऐतिहासिक कनेक्शंस सीधे पूछे जाते हैं। श्रावस्ती और वाराणसी के इन पॉइंट्स को याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखते हैं। इस स्लाइड में देखो, एक सुनहरे शील्ड या हार्ट के ऊपर 2 तलवारें क्रॉस की हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, शील्ड और स्वॉर्ड्स। ये वत्स और अवंती महाजनपद के बारे में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी, और यहाँ के राजा उदयन थे। अच्छा। दूसरी तरफ अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी। अवंती का प्रतापी राजा प्रद्योत था। प्रद्योत। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट यह है कि मगध नरेश बिंबिसार ने प्रद्योत के पीलिया के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। मेरा एक डाउट है यहाँ। हाँ, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा था? उन्होंने उसे अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। ठीक है। और एमसीक्यू डॉक में ये राजवैद्य जीवक वाला सवाल हाईलाइटेड है। ये तो स्टेट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है कि जीवक किसके दरबार में थे। बिल्कुल, जीवक और अवंती का ये कूटनीतिक संबंध बहुत बार पूछा जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में देखो, एक लकड़ी का पहिया यानी चैरियट व्हील बना हुआ है। हाँ, रथ का पहिया टक रहा है। एकदम। ये कुरु और पंचाल महाजनपद है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र है। महाभारत काल के कौरव और पांडव इसी महाजनपद से संबंधित थे। महाभारत कनेक्शन। और पांचाल की उत्तरी राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी कांपिल्य थी, जो वर्तमान रुहेलखंड यूपी में आता है। डाउट है एक, कौरव और पांडव किस महाजनपद से संबंधित थे? वे कुरु महाजनपद से संबंधित थे, स्लाइड के अनुसार। समझ गई। और एमसीक्यू में दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य के वर्तमान क्षेत्र वाला सवाल है, जो यूपी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, वर्तमान लोकेशंस अक्सर मैचिंग वाले सवालों में आती हैं, तो महाभारत काल के इन जनपदों की राजधानियां याद रखनी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक हरे रंग की मछली की मूर्ति है और एक सुनहरी बांसुरी डिस्क्राइब की गई है। हाँ, मछली और बांसुरी। ये मत्स्य और शूरसेन महाजनपद हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जो वर्तमान जयपुर है। यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। अच्छा, अज्ञातवास यहीं बिताया था। और शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। यहाँ का राजवंश यदुवंश कहलाया, जो भगवान कृष्ण से संबंधित था। मेरा एक डाउट है, पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस महाजनपद में बिताया था? पांडवों ने अपना अज्ञातवास मत्स्य महाजनपद में बिताया था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। क्लियर। और एमसीक्यू में भी ये अज्ञातवास वाला सवाल हाईलाइट किया गया है। ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पक्का फंसाता है। बिल्कुल। मथुरा और विराटनगर के ये पौराणिक कनेक्शंस बहुत स्कोरिंग होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस स्लाइड के बीच में एक सुनहरा दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास बना हुआ है। हाँ, गोल्डन कंपास। ये किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है? ये चेदी और अश्मक के बारे में है, खासकर दक्षिण की दिशा। चेदी की राजधानी शक्तमती या सोत्थिवती थी और यहाँ के राजा शिशुताल थे। अच्छा। और अश्मक की राजधानी पोतली या पैठण थी। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और सबसे खास बात, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। मेरा डाउट इसी पर है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वो अश्मक था, जो गोदावरी नदी के तट पर था। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एमसीक्यू में भी ये दक्षिण भारत वाले एकमात्र महाजनपद का सवाल है। ये तो बहुत ही क्रिटिकल लग रहा है एग्जाम के लिए। हाँ, क्योंकि ये इकलौता ऐसा राज्य था जो दक्षिण में था। अश्मक की ये यूनिक लोकेशन हमेशा याद रखनी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में देखो, किताबों के ढेर पर एक सफेद संगमरमर का घोड़ा खड़ा है। हाँ, सफेद घोड़ा। ये गांधार और कंबोज महाजनपद की स्लाइड है। ये दोनों महाजनपद वर्तमान भारत की सीमा के बाहर यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में हैं।
अच्छा, भारत के बाहर? कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी और ये जगह उत्कृष्ट नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरी तरफ गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो महान शिक्षक चाणक्य का केंद्र थी। डाउट है एक। अपने उत्कृष्ट नस्ल के घोड़ों के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था? वो कंबोज महाजनपद था। समझ गए। पर ये जो एमसीक्यू में भारत की सीमा के बाहर वाला सवाल है, इसका एग्जाम में क्या महत्व है? देखो, ये सवाल ज्योग्राफिकल एलिमिनेशन में बहुत काम आता है। अगर ऑप्शन में गांधार या कंबोज हो तो तुम आसानी से ऑड वन आउट कर सकती हो। तो इन दोनों जनपदों की लोकेशन बहुत अहम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। बहुत स्मार्ट। अब इस स्लाइड में शेरों और हाथियों वाला एक गोल सुनहरा प्रतीक है। हाँ, एकदम शाही प्रतीक लग रहा है। ये मगध के उत्कर्ष और राजवंशों के पहले भाग की स्लाइड है। सबसे पहले हर्यक वंश, इसमें बिंबिसार को स्थायी सेना रखने के कारण सेनिया कहा गया। सेनिया। फिर अजातशत्रु ने युद्ध में रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु के ही समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई। इसके बाद उदयन ने गंगा सोन संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया। मेरा एक डाउट है। युद्ध में रथमूसल और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इन हथियारों का सबसे पहले प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। क्लियर है। और एमसीक्यू में पाटलिपुत्र की स्थापना वाला सवाल है। ये तो एग्जाम के लिए एकदम मस्ट नो पॉइंट लग रहा है मुझे। हाँ, पाटलिपुत्र किसने बसाया ये अनगिनत बार पूछा जा चुका है। मगध की ये सैन्य ताकत और पाटलिपुत्र का उदय बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आगे क्या है? इस स्लाइड में एक कांसे का हाथी दिखाया गया है जिसने सुनहरा हेडगियर पहना हुआ है। हाँ, ब्रॉन्ज एलिफेंट। ये मगध का उत्कर्ष भाग 2 है। इसमें शिशुनाग वंश है जिसने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। इस वंश के कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई। अच्छा। इसके बाद नंद वंश आया। इसके संस्थापक महापद्मनंद ने एकराट और सर्वश्रांतक की उपाधि ली और इसका अंतिम शासक धनानंद था। हाँ। जिसके पास बहुत विशाल सेना थी। उसी के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मेरा डाउट इसी आक्रमण को लेकर है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस शासक के समय किया था? सिकंदर ने नंद वंश के शासक धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया था। समझ गई। और नीचे एमसीक्यू डॉक में एकराट की उपाधि वाला सवाल है। इसे तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। बिल्कुल सही। उपाधियों से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण का ये ऐतिहासिक टाइमलाइन अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। मेमोरी ट्रिक्स की बारी है क्या? हाँ, देखो इस स्लाइड में एक सफेद रंग का दिमाग का मॉडल है। हाँ। और साथ में सिल्वर गियर वाले ग्राफिक बने हैं। हाँ, ब्रेन मॉडल। कौशाम्बी, मल्ल प्लस कुश्ती बराबर कुशीनगर या पावा और कंबोज प्लस बोज बराबर हाटक। डाउट है एक। वत्स महाजनपद की राजधानी याद रखने की क्या ट्रिक दी गई है? यहाँ ट्रिक दी गई है वत्स प्लस बस यानी बस भाई कितना कोसेगा, जिससे बनता है कौशाम्बी। हाँ, मजेदार ट्रिक है। एमसीक्यू डॉक में सुमेलित नहीं है यानी नॉट मैच्ड वाले सवाल की प्रैक्टिस दी गई है। ये तो एग्जाम पैटर्न के एकदम करीब है। हाँ, ये ट्रिक्स एग्जाम प्रेशर में बहुत काम आती हैं जब 4 ऑप्शंस एक जैसे लगने लगते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में देखो एक सुनहरा तराजू यानी बैलेंस स्केल बना हुआ है। हाँ, तराजू दिख रहा है। ये शासन प्रणाली का अंतर समझा रही है, गणतंत्र वर्सेस राजतंत्र। गणतंत्र यानी रिपब्लिक में शासन एक सभा या असेंबली द्वारा होता है। इसके उदाहरण हैं वज्जी और मल्ल। अच्छा। और राजतंत्र यानी मोनार्की में शासन एक राजा द्वारा होता है और सत्ता वंशानुगत होती है। इसके उदाहरण हैं मगध, कोसल, वत्स और अवंती। एक डाउट है। राजतंत्र शासन प्रणाली में प्रमुख निर्णय कौन लेता है? राजतंत्र में प्रमुख निर्णय एक राजा लेता है और इसमें जो सत्ता होती है वो वंशानुगत होती है। क्लियर है। एमसीक्यू डॉक में 16 महाजनपदों में से गणतंत्र पहचानने वाला सवाल है। ये छांटने वाले सवालों में बहुत आता है। एकदम सही। शासन प्रणालियों का ये बेसिक अंतर अक्सर कंफ्यूज करता है, इसलिए इसे क्लियर रखना जरूरी है। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। फाइनली। देखो इस स्लाइड में कांच का एक इंडिया मैप है और उस पर हरे रंग के लोकेशन पिन्स लगे हुए हैं। हाँ, मैप पर लोकेशंस हैं। ये महाजनपदों की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है। सबसे ज्यादा यानी 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं। 3 महाजनपद बिहार में हैं, मगध, अंग और वज्जी। एक दक्षिण भारत में है अश्मक और एक राजस्थान में है मत्स्य।
बाकी 2 महाजनपद भारत के बाहर हैं, गांधार और कंबोज। मेरा एक आखिरी डाउट है यहाँ, 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक महाजनपद वर्तमान के किस राज्य में स्थित थे? सर्वाधिक 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, समझ गई। और एमसीक्यू में गांधार और कंबोज के वर्तमान लोकेशन वाला सवाल है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ, ये ज्योग्राफिकल मैपिंग इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। इसे मैप पर विजुलाइज करना सबसे बेस्ट रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ हमारी 15 स्लाइड्स पूरी होती हैं। हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर महाजनपदों के उदय, अंगुत्तर निकाय के फैक्ट्स, गणतंत्र और राजतंत्र का अंतर और इनकी वर्तमान भौगोलिक स्थिति का पूरा सफर तय कर लिया। हाँ, और ये सेशन मेरे लिए सच में बहुत हेल्पफुल रहा। मैं इन सभी फैक्ट्स का, खासकर जो एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं, उनका अच्छे से रिवीजन करूंगी। बहुत बढ़िया। पर जाने से पहले मैं तुम्हें सोर्स पर आधारित एक सोचने वाला सवाल देना चाहता हूँ। बताइए। सोचो, अगर मगध प्राकृतिक रूप से सुरक्षित नहीं होता, मतलब वो पहाड़ियों और नदियों से घिरा नहीं होता, और उसके पास लोहे के आधुनिक हथियार जैसे रथ, मूसल वगैरह नहीं होते, तो क्या वो इतना बड़ा साम्राज्य बन पाता? ये तो सच में गहराई से सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर विचार करना। तुम्हारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो।